हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं विकास सहरावत और आप देख रहे हैं विकास सहरावत ब्लॉग्स। आज आया था मैं मिसिसागा एक डिलीवरी करने के लिए, वो मैंने कर चुका था ऑलरेडी। और मैंने डिस्पैच को कॉल किया था भाई कि मेरी डिलीवरी कंप्लीट हो गई थी 8:30 बजे। मेरी शिफ्ट स्टार्ट हुई थी 6:30 बजे और डिलीवरी मेरी कंप्लीट हो गई थी 8:30 बजे। ठीक है, उसके बाद मैंने डिस्पैच को कॉल किया कि भाई मेरी डिलीवरी कंप्लीट हो चुकी है, नेक्स्ट लोड का पिकअप कहाँ से है। ठीक है, तो भाई ने मुझे बोला कि यार अभी तो कोई पिकअप है नहीं, तू आसपास कहीं वेट कर ले, जैसे ही कुछ होगा मैं तुझे कॉल करता हूँ। मैं कहा ठीक है। मैं फिर वहाँ से निकल के आ गया था, एक पेट्रोल पास पे आ चुका हूँ, दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैंने एक पार्किंग ले ली और मतलब पार्किंग में मैंने ट्रक लगा लिया। मैं यहाँ पे आ गया था 9 बजे के आसपास आ चुका था। ठीक है, और अभी टाइम हो रखा है 12:20। अभी तक से कॉल ही नहीं आया। मतलब समझ रहे हो, 3 घंटे से मैं बैठा हूँ आराम से यहाँ पे। वो तो शुक्र है मैंने यार मेरा मोबाइल वगैरह चला लिया, आराम से खाना पीना कुछ करना कर लिया मैंने। बट कोई चक्कर नहीं, अपने तो आवर्स के लिए हिसाब से तो कोई चक्कर नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो मैंने बोला कोई चक्कर नहीं भाई, अपना वेट कर रहे, जब तक आप काम नहीं दोगे हम बैठे आराम से। क्योंकि पिछली बार मैंने इनको बोला था कि यार 1-2 घंटे बाद ही मैंने इनको पिछली बार बोल दिया था कि भाई क्या हुआ, अब पिकअप दे रहे हो नहीं दे रहे। तो उन्होंने मुझे बोला कि वापस आ जाओ, कोई बात नहीं, जल्दी वापस आ जाओ। जब मैं वापस पहुंच गया उसके बाद मुझे कह रहे क्या हुआ, वेट नहीं कर सकता था तू ही बंदा, तू ही है जो आज खाली आया है टोरंटो से, वरना बाकियों को लोड मिल गया था अगर तू 1 घंटा और वेट करता तो। मैंने बोला ठीक है भाई, अगली बार मैं नहीं बोलूँगा इनको वापस आने के लिए जब तक ये खुद नहीं बुलाएंगे मुझे। तो आज मैंने इनको एक बार भी मैसेज नहीं किया। मैं 9:30 बजे मैं 9 बजे से बैठा हुआ हूँ, 12:30 हो गए हैं। इनका अब मैसेज आया मेरे पास कि भाई अभी तक कोई लोड नहीं मिला है, तू वापस आना स्टार्ट कर दे, जैसे बीच में कोई लोड मिलेगा हम तेरे को बता देंगे। मैं कहा ओके। मैं अब यहाँ से निकलूँगा 10 मिनट में। अभी मैंने 10 मिनट में निकलूँगा यहाँ से और फिर मिलते हैं आगे एक ऑन रूट आएगा कैम्ब्रिज में, वहाँ पे रुकूंगा। और वहाँ पे आज की वीडियो का टॉपिक जो है, जो आपने टाइटल पढ़ लिया होगा कि भाई कैसे आप एक विजिटर वीज़ा को कन्वर्ट कर सकते हो एक वर्क परमिट में। ठीक है, अगर आप स्पेशली ट्रक वालों के लिए है, बाकी इस फील्ड की जॉब के लिए ये नहीं है। तो बाकी फील्ड में भी एक मोस्टली ऑलमोस्ट सेम काम होता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है। बट मैं आज सिर्फ ट्रक वालों के लिए बता रहा हूँ कि भाई एज अ ट्रक ड्राइवर आप आना चाहते हो कनाडा में तो आप कैसे आ सकते हो। ठीक है, तो फटाफट से यहाँ से निकलते हैं और कैम्ब्रिज ऑन रूट पे पहुँचने के बाद मैं आप सबको सारी चीज़ डिस्कस करूँगा कि कैसे आप एक विजिटर वीज़ा को कन्वर्ट कर सकते हो वर्क परमिट में। तो चलिए गाइस, फिर चलते हैं यहाँ से और मिलते हैं थोड़ी देर में। कुछ दिख ही नहीं रहा सामने, फोग इतनी हो रखी है आज तो यार, देख रहे हो। money, leather candy Tiffany, it's all funny. हगदी वैचली तो वैचली सोनिया लाश तेरी तो हाँ जी भैया, तो यार ऑन रूट पहुंच चुके हैं और मैं अंदर हो आया था, वॉशरूम कराया था, बहुत तगड़ा वॉशरूम आ रहा था मेरा, तो मैं वो कराया था। और मेरे बाल भी बड़े हो गए यार काफ़ी, इसलिए साइड कर रखे आज मैंने बाल, और हेयर कट कराना पड़ेगा यार। हाँ तो गाइज, हम कहाँ पे थे, हम कह रहे थे, हाँ अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई आप टूरिस्ट वीज़ा को या विजिटर वीज़ा को आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो वर्क परमिट में। ठीक है, तो भाई पहली बात तो यार देखो, सबसे पहली बात आपको टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपके अराउंड लगते हैं मेरे ख्याल से $400-500 लगते हैं। ठीक है, मतलब 20-25 हज़ार वही होते हैं, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं है, तो इतने लगते हैं, 400-500 हाँ इतने लगते हैं। ओके, ये अप्लाई करोगे और विजिटर वीज़ा आपको मिल जाता है। उसके लिए भी बहुत सारी यार एक तो किस्मत चाहिए होती है पहली बात तो, क्योंकि जल्दी से ना विजिटर वीज़ा मिलता नहीं है अगर आप डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हो कनाडा के लिए। ठीक है, अगर आप काफ़ी कंट्रीज़ घूम चुके हो पहले तो आपको थोड़ा ईजी पड़ जाएगा, मतलब जल्दी से आपको वीज़ा मिल जाएगा। अगर आप डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हो अपनी कंट्री से कनाडा के लिए, इंडिया से कनाडा के लिए, तो मे बी आपका ना हो अप्रूव पहली बारी में, तो 2-4 ट्रिप लगा लो आसपास की कंट्री में। आप बहुत छोटी छोटी कंट्री होती है, सिंगापुर, थाईलैंड, कहीं चले जाओ, अपने बैंकॉक वगैरह चले जाओ, दुबई चले जाओ, तो ये सारी कंट्री में जा सकते हो आप। इसके बाद लगाओगे डायरेक्ट, उसके बाद आप कनाडा के लगाओगे तो आपके जल्दी ज़्यादा चांसेस है अप्रूव होने के विजिटर वीज़ा। ठीक है, अगर आपने विजिटर वीज़ा लगा लिया उसके बाद आपको आना है, आप आओगे यहाँ पे और इमिग्रेशन पे आपको यही बताना है कि भाई आप कनाडा घूमने आए हो। ठीक है, अगर आपको कोई रिलेटिव वगैरह रहता है, अगर उसने स्पॉन्सर किया आपको
तो आप ये कह सकते हो भाई मैं अपने रिलेटिव से मिलने जा रहा हूँ और उसने मुझे स्पॉन्सर भी किया है, तो उसके साथ ही मैं कनाडा घूमूंगा, ठीक है। और जब ये हो जाएगा उसके बाद आप जब कनाडा एंटर कर लोगे तो सबसे पहला काम भाई आपका वही होगा कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाना पड़ेगा कार का, ठीक है। पहले कार का बनेगा, जीवन दोगे, और अगर आप डायरेक्ट पहले आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो आपके पास एब्स्ट्रैक्ट भी होगा, ड्राइविंग का एब्स्ट्रैक्ट भी होगा। अपनी वहाँ से अपनी सिटी से कोई भी ड्राइविंग अथॉरिटी से आप अपना ड्राइविंग का एब्स्ट्रैक्ट बनवा सकते हो, ठीक है। जब वो हो जाएगा ना, एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, आप यहाँ पे आओगे, जीवन दोगे, नॉलेज टेस्ट दोगे, एब्स्ट्रैक्ट लगाओगे, तो आपको कोई वेटिंग टाइम नहीं होगा आपका G2 के लिए या G के लिए। आप फटाफट से 1 महीने 20 दिन के अंदर, या मतलब 1 महीने भी ज़्यादा बोलते हैं, 20 दिन के अंदर आप 2-4 क्लासेस लेके फटाफट से G का लाइसेंस बनवाओ। एक बार आपका G का लाइसेंस बन गया, उसके बाद आपको बनवाना है ट्रक का लाइसेंस, ठीक है। तो उसके लिए पहले वही आपको नॉलेज टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद आपको क्लासेस लेनी पड़ेगी, एयर ब्रेक की क्लासेस लेनी पड़ेगी, फिर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। सारी चीज़ मैंने ट्रक का लाइसेंस कैसे बनता है वो मैंने उसकी एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप वो चेक कर लेना अगर नहीं देखी हो तो। और उसके बाद जब आपका लाइसेंस बन जाएगा तो आपको क्या करना है, साथ के साथ आपको एक लॉयर को ढूंढना है या एक एजेंट को ढूंढना है, जो मतलब जो इमिग्रेशन का एजेंट होता है ना, जो ये सारी कंसल्टेंट वगैरह होते हैं, उनसे बोलना है। उनको बोल लो जाके भाई कि भाई मुझे LMI चाहिए किसी ट्रकिंग कंपनी से, ठीक है। अगर उसके पास कोई होगी ऑलरेडी ट्रकिंग कंपनी की तो वो बता देगा, वरना वो आपके लिए कांटेक्ट कर लेगा आसपास की ट्रकिंग कंपनी को, जो काफ़ी सारी ट्रकिंग कंपनी होती है जो प्री अप्रूव्ड LMI रखती है अपने पास। और प्री अप्रूव कर लेवाना, क्योंकि यार उसमें क्या आपको ज़्यादा टाइम वेट नहीं करना पड़ेगा, वरना कोई बंदा नया पहले अप्लाई करेगा फिर उसकी अप्रूव होकर आएगी, उसमें भी टाइम लग जाएगा, खाम का आपका 1 महीना वेस्ट हो जाएगा। तो प्री अप्रूव पे ट्राई करना पहले। अगर आपको प्री अप्रूव मिल गई और आपने डील वगैरह सही कर ली, मतलब आपके LMI की कॉस्ट अराउंड 20,000 से लेकर $40,000 के बीच में आ सकती है। मतलब कि $20,000 भी ले सकते हैं, 15,000 भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है वो एम्प्लॉयर कितना ले रहा है, बीच में आपका एजेंट कितना ले रहा है, वो सब चीज़ का प्रोसेस का वो क्या फीस लगा रहा है, वो डिपेंड करता है आपके एजेंट पे और उसके एम्प्लॉयर पे, ठीक है, जो LMI दे रहा है। तो इस पर मेरा मैं उसमें कोई वो अमाउंट नहीं फिक्स कर सकता कि आप कितने लगेंगे। हाँ, पर राउंड फिगर मैं बता रहा हूँ आपको, 30-40 तो लगते ही हैं एक LMI देने में, ठीक है। और अब जब आपको LMI मिल जाएगी उसके बाद आपको क्या करना है, आपको वो LMI लेके बॉर्डर के पास जाना है। यहाँ पे जो बॉर्डर होते हैं, US बॉर्डर, कनाडा बॉर्डर होते हैं, आप उस बॉर्डर के पास जाओगे, आपको LMI दिखानी है और आपको अपनी एक फ़ीस भरनी पड़ती है वर्क परमिट के लिए। वर्क परमिट की स्टैंप के लिए की फ़ीस भरनी पड़ती है, पता नहीं कितनी भरनी पड़ती है, 150 के आसपास होती है, मुझे ये पूरा एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं, 150 के आसपास होती है। वो आपको एक फ़ीस भरनी पड़ती है और उसके बाद वो आपसे थोड़ा क्वेश्चन पूछेंगे भाई कि आप क्यों कैसे किस लिए आप वर्क परमिट पे आना चाहते हो, आप तो विजिटर वीज़ा क्या क्या आए थे, आप तो घूमने के लिए आए थे और अब आपको काम भी करना है यहाँ पे। तो वो थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछेंगे जो यार ऑब्वियसली कॉमन है, क्योंकि यार आप एक पहले किस बेस पे आए थे, आप किस बेस पे आ रहे हो, मतलब क्या आप अपना परमिट चेंज करवा रहे हो, अपना वो स्टेटस चेंज करवा रहे हो, तो वो इसलिए वो पूछेंगे, ठीक है। उसमें घबराने की बात नहीं है। अगर आपको रीज़न नहीं है, आपके पास वैलिड रीज़न नहीं है ना, तो आप अपने एजेंट को या लोअर को बोल सकते हो, वो आपको प्रिपेयर करवा देगा अच्छे रीज़न के साथ, मतलब अच्छे आंसर प्रिपेयर करवा देगा ऑलरेडी, जिससे आपका वर्क परमिट का वीज़ा रिजेक्ट होने में कम चांसेस हो जाएंगे, ठीक है। वरना अगर आपके खुद से आप प्रिपेयर करके जा रहे हो और उनको वो रीज़न वैलिड नहीं लगे तो वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं आपका वीज़ा प्रोसेस। अगर आपका सब कुछ सही रहा, आपको वीज़ा अप्रूव कर देंगे। उसके बाद आपको एक 2 साल का या 3 साल का, मोस्टली केसेस में 2 साल का ही मिलता है, तो आपको 2 साल का वर्क परमिट का आपका स्टैम्प लग जाएगी और आपका 2 साल तक आप वैलिड हो जाओगे काम करने के लिए कनाडा में फुल टाइम, 2 साल तक के लिए, 3 साल तक के लिए, ठीक है। सिंपल सी बात है। इसके बाद कुछ नहीं करना, आपको अपनी जहाँ पे आपने LMI ली है वहीं पे आपको 2 साल तक काम करना पड़ेगा, 2 साल या 3 साल तक जहाँ पे होगा, या आपने कोई एग्रीमेंट करा होगा, 1 साल कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, भाई 1 साल तक काम करूँगा, उसके बाद ऐसा कुछ जो सब बहुत तरीके की डील होती है LMI लेते टाइम, वो आपका एजेंट और आप ही जानोगे और जब आप करोगे, ये तरीका होता है मेन। बट खर्चा इसमें भी होता है, ऐसा नहीं कि खर्चा नहीं होगा। पहले विजिटर वीज़ा की फ़ीस लगेगी, फिर आप यहाँ आओगे, ट्रक का लाइसेंस बनवाने में फ़ीस लगेगी, वो हो गया, साथ साथ आप ट्रेनिंग भी लोगे, गाड़ी भी सीखोगे तो उसकी भी फ़ीस लगेगी, और
उसके बाद आप लोअर वगैरह को हायर करोगे, वो सारी जगह पता करेगा उस चीज़, वो अपनी फ़ीस अलग लेगा, LMI की फ़ीस अलग होगी, उसके बाद वीज़ा की फ़ीस हो गई, ये सारी चीज़ की फ़ीस है। तो ये नहीं है कि आप इसमें सस्ता पड़ता है, ये भी महंगा ही पड़ता है, बट ये थोड़ा है कि आपको स्टडी, ये उनके लिए मोस्टली उनके लिए तो जो स्टडी करना नहीं चाहते और स्टडी बेस पे नहीं आना चाहते, डायरेक्ट अपना आके काम करना चाहते हैं, वो उनके लिए है। मैं अपनी बता देता हूँ, मैं पहले स्टडी पे आया था, मैंने 2 साल की स्टडी करी थी, उसके बाद ही मैंने ट्रक का लाइसेंस बनवाया था, उसके बाद मैं ट्रक चला रहा हूँ। मेरा ये प्रोसेस नहीं था, इसलिए मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये मेरा प्रोसेस था, मेरा प्रोसेस दूसरा था, स्टडी बेस पे आया था मैं। और ये था कि आप विजिटर से वर्क पे आ सकते हो। काफ़ी सोच रहे हैं कि भाई वो इनके पास इंडिया में ही 15-20 साल का लाइसेंस का एक्सपीरियंस है ट्रक का, और अपनी अपनी कंट्री में है। काफ़ी बंदों ने मुझे पाकिस्तान से भी मैसेज किया था और सऊदी अरेबिया से भी मैसेज किया था। तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि आपके पास अपनी कंट्री एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो अच्छी बात है, बट वो यहाँ पे लाइसेंस बनाते टाइम कोई चीज़ कंसीडर नहीं करते इस चीज़ में कि आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा तो आपको लाइसेंस जल्दी दे देंगे या आपको टेस्ट पास कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, आपको ट्रेनिंग लेके टेस्ट देना ही पड़ेगा। अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है तो आपको मे बी थोड़ा बहुत आपका बेनिफिट बनेगा जब आप जॉब अप्लाई करोगे। अगर आपके पास LMI, जहाँ पे आप LMI ले लोगे, तो आप बता सकते हो कि भाई मेरे पास 15-20 साल का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है ट्रक का अपनी कंट्री में, तो वो जब ही कंसीडर करेंगे जब यहाँ पे आपको पता है कि आपको हैवी व्हीकल चलाना आता है, आपको पता है स्पीड, वेट, सब चीज़ का पता है, उस चीज़ की नॉलेज होगी, सिर्फ आपको ट्रेनिंग देंगे और अपनी जो भी है वो करेंगे, ठीक है। उसी चीज़ में कंसीडर होगा। इस आपके एक्सपीरियंस से लाइसेंस पे कोई कुछ भी मैटर नहीं करता है, उससे कोई कनेक्शन नहीं है। आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा ही, डायरेक्ट आप फिर भी नहीं ले सकते, आपको पहले कार का लाइसेंस लेना पड़ेगा, फिर आपको ट्रक का लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना। अगर चैनल पर न्यू हो और ऐसे ही कंटेंट देखना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और कुछ चीज़ समझ नहीं आई हो या कुछ मैं मिस कर गया हूँ तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर देना या कमेंट में बता देना। मैं ट्राई करूँगा कमेंट में उसको सोल्व करने की, जितना सोल्यूशन दे पाऊँगा मैं देने की ट्राई करूँगा। अगर फिर भी नहीं हुआ तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे मैं थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ रिस्पॉन्स करने में। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके जाना और शेयर कर देना। जो कोई चाहता हो, सोच रहा हो, आने की सोच रहा हो ऐसे तरीके से, तो उसको शेयर कर देना, मे बी उसके लिए हेल्पफुल हो। तो गाइस, चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।